हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हमारे एग्जाम की दृष्टि से उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स सर्वे। वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई इसकी जनवरी मार्च 2023 की। अपेक्षाकृत अधिक नियमित समांतराल पर श्रम बल के आंकड़ों की उपलब्धता के लिए इसको 2017 से जारी किया जा रहा है। यानी जो श्रम बल से जुड़े आंकड़े हैं उसकी जानकारी के लिए ही इसको जारी किया जाता है। और कब से जारी किया जा रहा है? तो 2017 से जारी किया जा रहा है। कौन जारी करता है? तो NSO करता है। NSO का है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके दो उद्देश्य प्रमुख थे। पहला उद्देश्य क्या है? वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS करंट वीकली सिचुएशन। इसमें केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों अर्थात श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर, इन सब का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति PS+SS और CWS दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतों का अनुमान लगाना। यानी प्रतिवर्ष जो है इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को कवर किया जाता है और जो त्रैमासिक आधार पर आते हैं उसमें सिर्फ शहरी क्षेत्रों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों को कवर करने वाली 3 वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। यानी अभी तक ऐसी 3 रिपोर्टें आई हैं वार्षिक आधार पर जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करती हों। परंतु इसके आंकड़े कब कब से कलेक्ट किए गए हैं, इसका मतलब किन अवधि के बीच में कलेक्ट आंकड़ों के आधार पर इसको जारी किया गया है? तो वो है जुलाई 2017 से जून 2018, जुलाई 2018 से जून 2019, जुलाई 2019 से जून 2020, जुलाई 2020 से जून 2021 और जुलाई 2021 से जून 2022। इस अवधि के दौरान एकत्रित आंकड़ों के आधार पर अभी तक 3 बार वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। यानी आप एक चीज देख सकते हैं कि इसको जो है कलेक्ट किया जाता है जुलाई 2018 से जून 2019, जुलाई 2019 से जून 2020। यानी जुलाई से लेकर के जून का इसका सत्र चलता है। कभी कभी स्टेटमेंट देखे ये भी पूछ लेता है कि इसका सत्र कब से कब तक चलता है, इसकी अवधि कब से कब तक काउंट होती है। तो इसको याद रखेंगे कि जुलाई से जून तक काउंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन वार्षिक रिपोर्टों के अलावा दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही से दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही तक PLFS पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स सर्वे के 17 त्रैमासिक बुलेटिन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। यानी दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही से दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही, यानी दिसंबर 2018 से लेकर के दिसंबर 2022 तक 17 त्रैमासिक बुलेटिन पहले जारी किए जा चुके हैं। इन त्रैमासिक बुलेटिनों में श्रम बल संकेतकों का अनुमान है, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर, वर्तमान साप्ताहिक में रोजगार और काम के उद्योगों में व्यापक स्थिति द्वारा श्रमिकों का वितरण शहरी क्षेत्रों के लिए स्थिति प्रस्तुत किया गया है। यानी इसमें क्या क्या दिया गया तो आप देख सकते हैं श्रम बल भागीदारी दिया गया है, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात दिया गया है, बेरोजगारी दर दिया गया है, वर्तमान साप्ताहिक में रोजगार और काम के उद्योग में व्यापक स्थिति, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं जो दिसंबर 2018 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के आया है त्रैमासिक आधार पे। वर्तमान त्रैमासिक बुलेटिन जनवरी मार्च 2023 ये तिमाही की श्रृंखला में 18वां है। यानी अभी जो जारी किया गया त्रैमासिक वो 18वें नंबर का है। त्रैमासिक बुलेटिन के लिए प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का वैचारिक ढांचा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान देता है। इन संकेतकों और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल भागीदारी दर किसको कहते हैं तो इसको देख लेते हैं। LFPR को जनसंख्या में श्रम बल अर्थात काम करने के लिए उपलब्ध में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसको जो है जनसंख्या मान लीजिए ये हो गई, कुछ X हो गई और ये हो गया कार्य करने वाले लोग, तो इसी का प्रतिशत जो आएगा इसी के रूप में इसको परिभाषित किया गया है श्रम बल भागीदारी। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। ये इन सारी चीजों की परिभाषा दी गई है। श्रम बल भागीदार किसको कहते हैं, श्रमिक जनसंख्या अनुपात किसको कहते हैं, बेरोजगारी दर किसको कहते हैं, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति किसको कहते हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर उसकी परिभाषा दी गई है। तो बेरोजगारी दर किसको कहते हैं, UR को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। यानी जो जनसंख्या हो गई इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इसमें से जो ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उसके प्रतिशत के रूप में इसको परिभाषित किया जाएगा। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति इसको क्या कहते हैं, किस आधार पर इसको देखा जाता है? सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि की स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के रूप में जाना जाता है।
यानी सर्वेक्षण की जो तारीख मान लीजिए 12 तारीख को होता है, तो इससे पहले जो 7 दिन है, इसके आधार पर जो उसका सर्वेक्षण किया जाता है उसी को साप्ताहिक, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति कहा जाता है। ये कुछ डेटा दिए गए हैं एनएसओ द्वारा। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में CWS में LFPR प्रतिशत में, ये अखिल भारतीय स्तर पर है, किसी स्टेट का नहीं है। जनवरी से मार्च 2022 के बीच कितना था, तो पुरुष का था 73.4, महिला का था 20.4, टोटल का कितना था, तो 47.4। अप्रैल से जून 2022 कितना था, तो 73.5, 20.9, 47.5। ये आप देख लेंगे डेटा, क्योंकि कितना डेटा डिस्कस करेंगे, इसमें भी फिर से डेटा है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में CWS और WPR प्रतिशत में अखिल भारतीय स्तर पर ये भी दिया गया है, तो डेटा आप देख लेंगे। ये नेक्स्ट, ये तीसरा विवरण है, ये भी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए दिया गया, यानी 15 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है श्रम बल में। उसके नीचे के जो व्यक्ति हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से उनको श्रम बल में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि 14 वर्ष का आ जाएगा तो उसको चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आ जाएगा, और चाइल्ड लेबर जो है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार बैन है। आप ये बताएं कमेंट में कि किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको बैन किया गया भारतीय संविधान के। नेक्स्ट आर्टिकल है तुर्की के ऊपर, जो अभी रजब तैयब एर्दोगन है उनकी जीत तो जो है तुर्की में, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। 29 मई 2023 को 570वीं एनिवर्सरी है किसकी, तो जो ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन एम्पायर था, हिस्ट्री में आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में दिया है। तो ऑटोमन साम्राज्य जो था उसके महमद सेकंड ने 1453 में इस्तांबुल किसमें मिला लिया था, किसमें मिला लिया था, तो ऑटोमन साम्राज्य में मिला लिया था। इस चुनाव ने तुर्की को 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग, तो केंद्रीय अनातोलिया ने ज्यादा वोट एर्दोगन को दिए हैं। यानी ये जो चुनाव हुआ अभी हाल ही में तुर्की में, इसके जो परिणाम निकल के आए उसका विश्लेषण करने पर 3 चीजें सामने आई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है तुर्की के चुनाव के बारे में, जो अभी हाल ही में तुर्की में चुनाव है और उसमें जिसमें रजब तैयब एर्दोगन फिर से वहां के राष्ट्रपति बन करके आए हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल है। आइए देखते हैं इसके बारे में। 29 मई 2023 को 570वीं एनिवर्सरी, किसकी 570वीं एनिवर्सरी, तो जब ऑटोमन साम्राज्य में वहां के शासक महमद सेकंड ने 1453 ईस्वी में इस्तांबुल को अपने में शामिल किया था, यानी तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। उसकी 570वीं एनिवर्सरी थी 29 मई 2023 को। इसी दिन वहां के चुनाव के परिणाम आए और वहां पे फिर से जो है रजब तैयब एर्दोगन राष्ट्रपति बन करके आए हैं। और ये जो चुनाव हुआ है इसका विश्लेषण करने पर पता चल रहा है कि जो तुर्की है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है भू राजनीतिक स्तर पर। मतलब ऐसा नहीं कि 3 भागों में इसको बांट दिया गया, उसका कहने का मतलब ये है कि जो वोट पड़े हैं उसके आधार पे इसको 3 भागों में देखा जा सकता है। पहला वो है जो केंद्रीय अनातोलिया का क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो रजब तैयब एर्दोगन को मिले हैं। लगभग 70% वोट वहां के जो पड़े हैं वो तैयब एर्दोगन के हक में गए हैं। और दूसरा जो है कुर्दिश क्षेत्र या तथा अधिक विकसित क्षेत्र जो है, अधिक मॉडर्न क्षेत्र जो है, तटीय क्षेत्र वहां के, उन लोगों ने अपोजिशन लीडर को ज्यादा वोट दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्थिक व्यवस्था एर्दोगन की पहली प्राथमिकता होगी। जाहिर सी बात है कि वहां पे जो अभी हाल चल रहे हैं तुर्की में उसको लेकर के आर्थिक व्यवस्था पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, नहीं तो देख रहे हैं धीरे धीरे तुर्की भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कगार पर आ जाएगा। तो आर्थिक व्यवस्था को पहला पॉइंट लेकर के चलना चाहिए, पहले प्राथमिकता लेकर के चलनी चाहिए तैयब एर्दोगन को। क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति 44% है, यानी ये अपने यहाँ 6 से 8% हो जाती है तो लोगों को महंगाई इतना ज्यादा लगने लगता है। यहाँ पे 44% मुद्रास्फीति है और मुद्रा की गिरावट 80% हो गई है। तथा 151 मिलियन का नकारात्मक विदेशी मुद्रा कोष भी है। मतलब लगभग ये भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालत में पहुंच गए हैं। देख रहे हैं धीरे धीरे उसी की कगार पर बढ़ रहे हैं। अगर ये सुधार नहीं करते हैं आर्थिक व्यवस्था में, अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करते हैं, बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत, चीन, रशिया, इन सारी चीज़ों, अगर इन सारे देशों से अच्छा संबंध नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे ये भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कगार पर आ जाएंगे। विगत वर्ष यूएई तथा सऊदी प्रत्येक ने $5 बिलियन तुर्की को दिए थे, यानी पिछले साल ही अभी $5 बिलियन तुर्की को सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने दिए थे। और उसके अलावा रूस ने अक्कुयू परमाणु संयंत्र के लिए $10 बिलियन दिए थे तुर्की को। तुर्की की विदेश नीति में कुछ परिवर्तन हो सकता है, अपेक्षित है, हो सकता है ये परिवर्तन हो। तुर्की रूस पश्चिम मतलब यहाँ पे पश्चिम से साफ सीधा मतलब होता है यूएसए से या यूरोपीय यूनियन से, यानी यूरोप और यूएसए को लेकर के पश्चिम। तुर्की जो है रूस और पश्चिम प्रतिस्पर्धा को लेकर अपनी नीति बदलने पर विचार कर रहा है। अभी तक ये जो है यूएसए और पश्चिम पश्चिम को लेकर के ज्यादा चल रहा था, तो अब ये हो सकता है कि रूस की क्लोज हो या रूस और चाइना का जो टाई अप चल रहा है, क्योंकि तुर्की जो है वो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है।
चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और फिर तो रूस से भी करीब हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि रूस जो है उसके परमाणु संयंत्र में $10 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। तो हो सकता है कि अभी इनके क्लोज हो और पश्चिम को छोड़ दे, क्योंकि अभी तक नाटो का सदस्य रहा है ये तुर्की। नाटो क्या, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई सा भी सदस्य देश है, इसके सदस्य देश में से किसी के ऊपर भी अगर कोई देश हमला करता है तो इसके सारे देश जो है उस पर हमला कर देंगे, ये कहता है नाटो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की ने अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है। जैसे अभी पहले कम लेवल पर लेकर चल रहे थे ये, लेकिन अब जो है उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, कॉकेसस, मध्य एशिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तथा लाल सागर, इन सारे क्षेत्रों में भी अपने चीज को लेकर के चल रहे हैं, अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी रणनीतिक साझेदारी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये एकमात्र नाटो सदस्य है जिसके यूक्रेन तथा रूस दोनों से निकट संबंध है, यानी तुर्की ही एकमात्र राष्ट्र वो नाटो का देश है जिसका यूक्रेन और रशिया दोनों से ही नजदीकी संबंध रहा है। अभी हाल ही में आप लोग को पता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष कितना लंबा खिंच गया है, ये चलता ही जा रहा है। इसकी वजह से विश्व अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। खाद्य संकट जैसे स्थिति उपस्थित होने की संभावना बन गई। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के चल रहा है। तो तुर्की नाटो का एकमात्र सदस्य देश है जो दोनों के क्लोज है। ये मतलब अगर ये भी भूमिका निभा सकता है इस युद्ध को टालने में या इस युद्ध को रोकने में। नेक्स्ट, चीन के साथ तुर्की की नजदीकी का कारण बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। अभी ये मैंने बताया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के तुर्की इच्छित है, इसमें शामिल होना चाहता है, इस वजह से चीन के क्लोज हो रहा है। पश्चिम एशिया में तुर्की, सऊदी अरब और यूएई के साथ घनिष्ठ संबंध है तथा इराक से भी नजदीकियां बनाकर चल रहा है। यानी पश्चिम एशिया में यूएई और सऊदी अरेबिया से तो है ही इसके रिश्ते, लेकिन इसके अलावा इराक से भी अपने संबंध स्थापित करके चलने की कोशिश कर रहा है। ये इस्लामिक सहयोग संगठन, इसमें तुर्की भी सदस्य है। ये एक संगठन है जिसमें भारत की अक्सर आलोचना की जाती है। ये मुस्लिम, ऐसा माना जाता है कि ये मुस्लिम देश जो है उसकी आवाज़ है, उसका संगठन है। अभी तो हालांकि इस तरीके से इसकी सच्चाई नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुस्लिम देश शामिल है ही नहीं। भारत जैसा जिसमें इतनी सारी मुस्लिम आबादी वो भी नहीं शामिल है, तो कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम की आवाज़ है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी इसकी स्थापना। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। सदस्य राष्ट्रों की संख्या 57 है, जिसमें से 40 मुस्लिम बहुल देश हैं। मुख्यालय कहाँ इसका, तो सऊदी अरब के जिद्दा में इसका मुख्यालय है। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य में शामिल है, यानी पाकिस्तान जो है तभी से शामिल है जब ये इसकी स्थापना हो रही थी, और यही वजह है कि यहाँ पे भारत को शामिल नहीं किया जा रहा है। बार बार टांग अड़ा देता है। हालांकि भारत को इन्वाइट किया गया था एक दफ़ा सऊदी अरेबिया के द्वारा, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये बार बार बीच में टांग अड़ा देता है और भारत जो है वहाँ से बाइकआउट कर दिया जाता है और भारत खुद ही वहाँ से हट जाता है, खुद ही नहीं जाता। पाकिस्तान इसके संसद शामिल है। ये हो गया। आईओसी के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के अस्थायी प्रतिनिधिमंडल है। रूस और थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं। रूस और थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। हो सकता है स्टेटमेंट में देकर पूछ ले और हमें लगे यार रूस इसका पर्यवेक्षक सदस्य हो सकता है, तो हम इस पर रिलाई नहीं करेंगे, इस वजह से इसको ध्यान रखेंगे। जहाँ मुस्लिम की संख्या अधिक नहीं है। इस संगठन को दुनिया भर के मुस्लिमों की सामूहिक आवाज़ कहा जाता है। अभी ये मैंने बताया कि मुस्लिमों की सामूहिक आवाज़ कहा जाता है। हालांकि अगर देखा जाए फैक्ट के बेस पे तो ये सही नहीं, क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ मुस्लिम आबादी इतना ज़्यादा है वो शामिल नहीं इसमें। इजिप्ट जैसा देश मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा, वहाँ पे ये लोग शामिल ही नहीं, तो कैसे मुस्लिमों की आवाज़ कह सकते? इतनी बड़ी जनसंख्या को छोड़ करके फिर आप मुस्लिम आबादी कैसे कह सकते हैं? मुस्लिम समूह की आवाज़ कैसे कह सकते हैं? संयुक्त राष्ट्रवादी दूसरा सबसे बड़ा, ये तो हो गया है। आईओसी में संयुक्त अरब अमीरात यूएई और सऊदी अरब देश मुख्य भूमिका में है। यानी ये जो आईओसी है इसमें मुख्य भूमिका जो है यूएई और सऊदी अरेबिया निभा रहे हैं, और उसके अलावा तुर्की भी है जो इसमें मुख्य भूमिका में है। इसका भी प्रभुत्व इसमें कायम है। आईओसी के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष बाद किया जाता है, यानी प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार मिलते हैं। ये याद रखेंगे कि त्रिवार्षिक आधार पर इनकी मीटिंग होती है। वार्षिक या द्विवार्षिक या छमासिक नहीं है, त्रिवार्षिक है। लगभग 34% मुस्लिम आबादी वाला इथोपिया इसका देश नहीं है, इसका सदस्य नहीं है। ये अपने सदस्य देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाता है। आईओसी के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक वर्ष 1970 में संपन्न हुई थी तथा आईओसी के चार्टर को वर्ष 1972 में अपनाया गया था। चार्टर क्या, तो जैसे संविधान होता है ना हमारे देश को चलाने के लिए, वैसे ही चार्टर होता है किसी संगठन को या कंपनी को चलाने के लिए, तो उसी को कहा जा रहा है कि इसका चार्टर जो है वो 1972 में अपनाया गया था। 28 जून 2011 को अस्ताना कजाकिस्तान में 38वीं बैठक के दौरान संगठन का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया।
इसके सदस्य देश जो हैं उसको आप देख सकते हैं कौन कौन है। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जी अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, इस तरीके के ये 57 देश हैं इसमें, उसको आप देख सकते हैं। उनके फ्लैग और उनका नाम दिया गया है यहाँ पे। आईओसी और भारत, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन और भारत, इसका क्या है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लगातार इस्लामिक देशों खासकर सऊदी अरब, ओमान, कतर और यूएई के साथ अपने संबंधों में सुधार किया। ये भारत है ना, हम लोग यार बहुत होशियार हैं, डेढ़ साने जिसको बोलते हैं। हम लोग जो है द्विपक्षीय व्यापार को ज़्यादा लेकर के चल रहे हैं। हम सऊदी अरेबिया के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार में हैं, ओमान के साथ, कतर, यूएई, सबके साथ हम धीरे धीरे द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आईओसी में हमें नहीं शामिल करते तो उससे हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा, बल्कि आपका प्रभुत्व कम होगा। हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हमें तो दुनिया पहचान दे रही है, विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर है। अगर आप नहीं भी दे रहे तो क्या हो गया? तो हम धीरे धीरे जो है इस्लामिक देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यदि भारत इस संगठन में शामिल होता तो उसकी पश्चिम एशिया में पकड़ मजबूत होगी। सऊदी अरब के प्रिंस वर्ष 2017 में भारत आए थे, जो कि भारत और सऊदी अरब के संबंधों में बेहतरी के प्रदर्शन को सूचित करता है। आईओसी की विदेश मंत्रियों की बैठक 45वीं में बांग्लादेश ने यह सुझाव दिया था कि भारत में भी 10% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और इसलिए भारत को भी इस संगठन में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। ये बताया ना, अभी पाकिस्तान बार बार बीच में टांग अड़ा देता है। इसको लगता है कि अगर भारत आ जाएगा तो इसका प्रभुत्व कम हो जाएगा, इसके जो सुनते लोग सुनेंगे नहीं, इसकी हालत फिर वही हो जाएगी पहले जैसे। वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता। तो इसलिए भारत को बार बार भारत के पर्यवेक्षक दर्जा मिलने पे या इसका सदस्य बनने के लिए बीच में टांग अड़ा देता है। इस वजह से भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं बना। हालांकि अगर इसका सदस्य बनता तो हमारी पश्चिम एशिया में पकड़ मजबूत हो जाएगी, इस्लामिक देश जो है वो हमारी पकड़ में आ जाएंगे, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा बाजार का काम करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। बांग्लादेश ने इसका हमारे पर्यवेक्षक सदस्य बनने का सपोर्ट किया था, ये अच्छी बात है। 1 और 2 मार्च 2019 को आईओसी के विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वां सत्र अबू धाबी में आयोजित किया गया। भारत को आईओसी की इस बैठक के उद्घाटन सत्र में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया गया था, लेकिन अगले दिन 2 मार्च को समाधान सत्र में आईओसी ने जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित कर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। ये यार तुर्की हो गया या इस तरह ये जो आईओसी हो गए, ये लोग ठीक है, हर चीज़ चलो ठीक है आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कश्मीर मुद्दा जब आता है ना तब ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं हमेशा, और इसी वजह से इनसे हमारी जो है बहुत अच्छी टाई अप नहीं हो पा रही है। कश्मीर मुद्दे पे यार या तो आप तटस्थ रहें, आप हमारे या हमारा आंतरिक मामला आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं? हम तो आपका आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने नहीं आ रहे, तो आप हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहें, इसमें आप तटस्थता बनाए रहें। आप अपना देखें, हम अपना देख लेंगे ना, ये हमारा आंतरिक मामला हम अपना समझ लेंगे। लेकिन ये लोग हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इस मुद्दे पे, जिस वजह से जाहिर सी बात है हमारे रीजन को किसी और को देने की बात करेंगे तो फिर बुरा तो लगेगा ही। इस वजह से हमारी टाई अप नहीं बन पा रही। सिर्फ तुर्की नहीं, आईओसी हो गया, चाइना हो गया, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। तो ये हमारे रिश्ते को ख़राब करने का इनसे एक और वजह है।